प्रणाम सर। हमारे चैनल एक्टर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ग्रेटिट्यूड। सर, आप हमेशा कहते हैं कि सवाल हमेशा भीतर से आना चाहिए। जो झकझोरे, जो कूरेदे, वही असली सवाल है। तो सर, ऐसा ही सवाल पिछले 3 दिन से मेरे मन में कुरेद रहा है। अभी 3 दिन पहले हम कोई एक सीन कर रहे थे। उस सीन में कई बार ऐसा सिनेमा में ही ऐसा होता है कि जब आप सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लाइट, साउंड और एक्टर, डायरेक्टर सब होते हैं, तो जब सब सिंक्रनाइज होता है एक जगह पे, तब वो परफॉर्मेंस होती है, फाइनल टेक होता है। रिहर्सल्स हम उसकी कई दफ़े कर चुके होते हैं, फिर भी जब हम परफॉर्म करने जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ों में रुकावट आ ही जाती है, कभी लाइट में, कभी साउंड में, कुछ ना। तो ऐसे में कोई एक पर्टिकुलर सीन हो और उसका कोई एक इमोशन हो, तो उस इमोशन में हम अगर कोई एक एक्टर बढ़िया हो, वो एक टेक में कर देता है तो अच्छी बात है। अगर एक टेक में नहीं कर पाता है और या टेक्निकल चीज़ों की वजह से, तो कई बार उसको वो टेक देना पड़ता है। तो वो जो टेक होता है, उस टेक में वो इमोशन फिर मैकेनिकल होने लग जाते हैं, या उसको सस्टेन कैसे करें कि अगर वह पहले टेक में आपने अच्छा कर दिया और अब 7-8 टेक हो चुके हैं, कई बार आपने टेक लिया, कई बार टेक्निकल चीज़ों की वजह से टेक ले लिया, तो 8-10 टेक हो चुके हैं। अब 10वें टेक में आपको वही इंटेंसिटी रखनी है, वही परफॉर्मेंस रखना है, वही इमोशन रखना है। वो होल्ड कैसे करके रखें? क्योंकि ये क्या हुआ, अभी पिछले तीसरे दिन जब हम सीन शूट कर रहे थे, तो एक समय आया 7-8 टेक हो चुका टेक्निकल चीज़ों की वजह से, ऐसे तो लग रहा था कि अब वो निकल नहीं रहा है, वो मैजिक चीज़ नहीं हो रहा है जो पहले दूसरे में हो चुका था। अब उसके लिए एफर्ट डालने की कोशिश हो रही थी। सर, यहाँ पे अब कैसे इन चीज़ों से कैसे उभरें, कैसे सही करें इसको, ये सवाल है। उसके लिए आपका स्किल यही होगा कि आप हर बार जब करने जाए तो पिछला भूल जाए, आपको लगे कि ये पहला कर रहे हैं। इसका तो आसान तरीका तो यही होता है, लेकिन ये दिक्कतें आती हैं। मुझे आप जब कह रहे थे तो मुझे 2 लोगों की बात याद आ रही थी। एक तो थे हमारे यहाँ म्यूज़िक डायरेक्टर ओपी नैयर जी। वो रिकॉर्डिंग करते थे। मान लीजिए सुबह वाली शिफ्ट उनको मिली है, तो रिकॉर्डिंग में कई बार ऐसा होता था कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट ठीक से नहीं बजा, या गायक गायिकाओं से भी लगा कि अरे यहाँ पर और बेहतर एक बार अगली बार कटिंग कर लेंगे, लेकिन वो उसी को पैकअप कर देते थे। पहले टेक को ही फाइनल। अच्छा। तो उनसे एक बार केसी लॉर्ड ने पूछा था, बहुत अच्छे म्यूज़िक अरेंजर थे और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा सकते थे, पद्म भूषण भी मिला था। केसी लॉर्ड से उनकी दोस्ती भी हो गई थी, तो उन्होंने पूछा था कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जितना आर्टिस्ट को पेमेंट मिलता है उससे ज़्यादा तो अगर कई टेक रिहर्सल हो जाने से तो उससे ज़्यादा पैसा हम लोग को मिल जाता है। उसमें 50-55 रुपये एक पूरा प्रोग्राम का होता था रिकॉर्डिंग का, और 10 रुपये रिहर्सल के। तो अगर 5 रिहर्सल होगा तो उससे ज़्यादा हो गए, या 6 रिहर्सल हो गए तो थोड़ा वो विरोधी स्वभाव को भी कैसे हो। तो ओपी नैयर ने कहा था कि मैं इसलिए करता हूँ कि वो फ्रेशनेस चली जाएगी अगली टेक में। जी, यही बात। पहली बार में जो हो गया फ्रेशनेस आ गई, दूसरी बार में वो नहीं आएगी। वो एकदम डिटरमाइंड थे कि हमको पहले वाले में ही लेना है, तीसरा नहीं। अब बताते नहीं थे ये बात किसी को, लेकिन उन्होंने पूछा तो बताया। ऐसे कई फिल्म डायरेक्टर्स भी होते हैं। दूसरा जो मुझे पहला ख्याल इनका आया ओपी नैयर का, दूसरा ख्याल मुझे अपना आया वो है कि मैं भी क्या करता हूँ कि जब तक सीन के लिए वो तैयार होके करने जा रहा है और मैंने एक्शन नहीं बोला है, मैं वो भी लेता हूँ। हाँ। जी। है ना। जी। उसमें क्या होता है कि वो बहुत ही नेचुरल चीज़ें रहती हैं जो मुझे पता है, और मैं इस तरह से किसी भी शॉट को लेता हूँ जिसमें कि कम से कम एडिटिंग टाइम लगे, क्योंकि मुझे पता है कि एक्शन और कट के बीच बस मुझे इतना लेना है, तो उसके बाद कुछ करना ही नहीं है कि मुझे एडिट करना पड़ेगा या कुछ और जोड़ना पड़ेगा। एकदम होता चला जाता है। 22 दिन मेरा मिनिमम होता है शूट का, 22 दिन एडिटिंग का। तो ये जो चीज़ है, बहुत सारे एक्टर्स भी इस पर बोल चुके हैं। बहुत सारे एक्टर्स इसके लिए बिल्कुल स्किलफुल रहते हैं, जितनी बार टेक देंगे उतनी बार वो उसी फ्रेशनेस के साथ देंगे। और आपको सेम चीज़ भी रखना है, कंटिन्यूटी का ध्यान रखते हुए कि कई फ्रेम लगे हुए हैं
और 2 फ्रेम लॉक हो चुका है, 2 फ्रेम में आपने अच्छा कर दिया, तीसरे फ्रेम में नहीं हो रहा है, तो आपको वैसे ही परफॉर्म करना ये है। अब तक सारे एक्टर्स और सारे डायरेक्टर्स के साथ ये हुआ है, सारे डायरेक्टर्स के साथ और सारे एक्टर्स के साथ, कि 7वां वाला ठीक हुआ है, तीसरा नहीं अच्छा हुआ, लेकिन 7वें वाले पहले वाला ये नहीं था, तो डिफर तो करेगा ही ना। हाँ। चार्ली चैपलिन के साथ भी हो रहा था। इसके लिए मैं कहूँगा कि आज आप रात में एक यूट्यूब पे मिल जाएगा छोटा सा सीक्वेंस, एक कोई विदेशी जर्नलिस्ट था, वो राजेश खन्ना पर फिल्म बना, घर में इंटरव्यू लेता था, बाहर भी और लोकेशंस में भी। तो एक आउटडोर लोकेशन में एक उनके और मुमताज़ के बीच में गाना फिल्माया जा रहा था, सुनो हाँ कहो, अरे कहा यह ना आरडी में। अब वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर रखा गया था, तो पैर रखे हो जाते थे, कहो हाँ सुनाइए। अब इस पर बार बार कट हो रहा था और 5-6 बार ऐसा हुआ, और 5-6 बार ही वो वैसा ही कर रहा था। तो वो जब लंच ब्रेक हुआ तो उनका जब टिफ़िन आया राजेश खन्ना का, तो उन्होंने उनको ऑफर किया आप लीजिए और भी हाल ऐसा। तो उसने यही सवाल पूछा कि आप बोर नहीं हो जा रहे हैं और हर बार आपको वैसे ही कैसे हो रहा है जो आपका सवाल है। तो बोला कि ये हमारा ये प्रोफेशन हम करते हैं, यहाँ पर ये प्रोफेशन शब्द का यूज़ है वो यही है, इसी का पैसा मिल रहा है कि हम पहली बार भी वैसे ही करेंगे, दूसरा भी वही करेंगे, 7वीं बार भी करेंगे। जबकि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ऐसा नहीं था, वो पहली बार करते थे बेस्ट और कहते थे कि आप चाहें तो एक और ले लीजिए, बोलते नहीं बेस्ट लीजिए, क्योंकि वो पहली बार में देर से आके भी पूरी स्क्रिप्ट 5 मिनट में याद करके पढ़ के भी कर देते थे, और बाकी लोग 6-8 घंटे से बैठे हैं, लाइट पंखा वो मेकअप सब करके और याद किए जा रहे हैं। वो आया पूरा शुरू से तक पूरा पढ़ लिया, याद हो गया, और पहली बार में ही दे दिया, और सारे लोग वेट कर रहे थे कि अब तो सिर्फ आधा घंटे ही समय रह गया है। आधे घंटे में दे भी दिया, बोल भी रहे हैं कि 15 मिनट बचा है, आप चाहें तो एक और ले लीजिए, ज़रूरत ही नहीं है, इतना अच्छा करते हैं। क्योंकि हम कमर्शियल सिनेमा से 2 उदाहरण। सर, तो जो ये अच्छा करना है ये डायरेक्टर का ही तो कॉल होता है। हाँ, तो होता लेकिन क्या एक्टर को ये नहीं लगेगा कि मैंने जो परफॉर्म किया है अभी मैं इससे इसी तो बेहतर बोल कर रहे हैं सकता कि हूँ? आप चाहें तो एक और टेक ले, अगर आप सेटिस्फाइड ना हो तो। ये एक्टर बोल रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर को लगा परफेक्ट है, अच्छा। दूसरा नहीं लेना, जबकि समय भी बचा है। लोग सोचते हैं आधे घंटे में सीन करेंगे, वो 15 मिनट में करके बोल रहे एक टेक और ले सकते हैं। ये सब चीज़ें कुछ लोगों में क्वालिटी होती है तो पर्दे पर नहीं दिखती है, जो मैंने 2 उदाहरण दिए। अब हम आते थोड़ा गहराई की तरफ। जी। ये तो हमारे यहाँ राजेश खन्ना का था जो सीखने लायक है। विश्व में बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हुए हैं, वो 3 महिलाओं की बात आती है, और 3 के 4 विश्व विख्यात एक्टर हैं, महिलाएं हैं, और चारों अभी जीवित हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है हैरियट एंडरसन का। शी इज़ नाउ 93 प्लस, अभी भी है। एक और आता है नाम 87 के आसपास की उम्र होगी, कैथरीन डेने यूवी पूरा नाम है। उन्होंने बुनुएल के साथ किया था, अभी जो मैं उधर बुनुएल से बात आई तो मुझे याद है। कैथरीन वो फ्रेंच थी और ये थे स्पेनिश थे बुनुएल। तो बुनुएल को उनके सेंसर बोर्ड ने उनकी स्क्रिप्ट को परमिट नहीं किया था, तो दूसरी फिल्म बनाने लगे थे, और उनके फिर बाद में प्रेसिडेंट ने भी कहा कि अगर आप स्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं करें तो मैं आपको अलाउ कर सकता हूँ। तो जो फ्रेंच दोस्त थे उन्होंने कहा था कि पैसा जो लगा था कि फ्रेंच एक्टर लेने के, तो उन्होंने कैथरीन को लिया था। कैथरीन हो गई। एक और है वेनेसा रेडक्लिफ, वो भी अभी करीब 86-87 की होंगी, और चौथी लिव वुलमैन, तो वो भी 82-83 की, कैसे ज़्यादा हो 83। ये चारों जीवित हैं, चारों महिलाएं, और हैरियट एंडरसन और लिव वुलमैन ये दोनों बर्मन के एक्टर्स हैं, आप जानते हैं। इन चारों को अगर आप अभी देखें गूगल वगैरह भी सर्च करके, तो ये अभी भी सुंदर है। हाँ, देखा था। चारों जो नाम दिया आमतौर पर सभी के साथ होता है, कोई भी ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन फॉर्म में, पुरुष हो या महिला, उम्र के साथ साथ शारीरिक विकृतियाँ आती हैं, विकार आते हैं, होना ही है। ऑल वी आर सब्जेक्ट टू बर्थ, ग्रो, डिके एंड डेथ। जो डिके का दौर आता है 45 के बाद, 50 के बाद, 55 के बाद, वानप्रस्थ में, तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें कम, सारी दुनिया इसको कई हज़ार साल से देखती आ रही, होता ही है, जिसको बुढ़ापा कहते हैं। उसमें बहुत लोग ये भी नोटिस करते हैं, आर्ट फील्ड के लोग, कि कई लोग जो आर्ट में हैं या जो नहीं हैं,
वो उम्र के साथ साथ उनकी सुंदरता निखरती जा रही है। और देखते हैं कि पहले फोटोग्राफ में कि पहले वो इतने अच्छे नहीं लगते थे यंग में, अब अच्छे लग रहे हैं 40 के बाद, 50s के बाद। ठीक है, महिलाओं के साथ भी है कि उम्र होगा तो वो अपने आप टिके होगा, है ना। अगर महिलाएं बीमार हो गई हैं तो क्या होता है कि उनका शारीरिक कमजोरी आएगी, कुछ विकृतियाँ होंगी, है ना। लेकिन ज़्यादातर लोगों का इनर ग्लो वो मेंटेन करता है, इसलिए वो 87, 93 में भी सुंदर दिख रही है। वो चारों जो एक्टर की मैंने बात की, वो मेंटेन नहीं किया, अब उनको फिल्म छोड़ दिया, उनका कैरियर यहाँ से यहाँ तक था ख़त्म। लेकिन चारों को देखिएगा, उनका इनर ग्लो वो मेंटेन कर रहा है। तो इनर ग्लो मेंटेन कर रहा है, जबकि तबीयत भी खराब हुआ होगा और वार्धक्य भी आ गया है ज़रा, जिसको कहते हैं, फिर क्यों नहीं हुआ है। और अगर आप उतना उम्र नहीं भी हुआ है और आप बीमार पड़े हैं, कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ी हैं और आपकी वजह से इनर ग्लो चला गया है, तो बीमारी का तो आएगा और उम्र का भी आएगा, लेकिन इनर ग्लो क्यों गया है, तो उसमें लिए भी प्राकृतिक नियम बताया गया है कि अच्छा संग है तो इनर ग्लो मेंटेन करेगा, बुरा संग है तो इनर ग्लो बहुत जल्दी चला जाएगा, है ना। बहुत जल्दी कोई व्यक्ति मंथरा या वो रावण के जो और वो लोग थे, ये लोग दिखने लगे थे, है ना। अब ये चारों एक्टर्स किसी भी चीज़ को शॉट देते थे तो उसमें क्या करते थे कि पहली बार में अच्छा किया, 7वीं बार में भी उतना ही अच्छा किया। तो इन 4 में से 3 से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, 1 से हुई दिल्ली में, लेबल में, जब उनको लाइफ टाइम दिया जा रहा था। तो वो इस किताब में तो नहीं है, लेकिन शायद दूसरी किताब में, शिखर से संवाद में नहीं है, छाया छवि में शायद है, उनसे इंटरव्यू, है ना जी। उनसे भी मैंने ये पूछा कि बर्मन ने कई बार कहा है कि पहले टेक में ओके हो जाता है, कई बार सत्यजीत रे का हम लोग का देखा हुआ है कि वो पहले टेक में ओके हो गया फर्स्ट क्लास में, उन्होंने बोला वंडरफुल, एक और ले लेते हैं और एक और लिया, है ना। उनके भीतर कुछ और रहता होगा, ज़रूरी नहीं था कि पहला खराब हुआ है, एक और लेके रख लेते, ये सत्यजीत रे का। तो वो फिर बर्गमैन के बारे में भी बताने लगे और अपना ही बताने लगे कि बर्गमैन का इंस्ट्रक्शन ये होता था कि अगर आप पहली बार में ही ठीक से करते हैं तो आपको दूसरी टेक की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ बिगड़ गया तो होने दीजिए, ठीक है। जैसे कि वो बताती हैं कि फेस टू फेस एक फिल्म थी, उसमें उनको वो खाना था, क्या बोलते हैं उसको, नींद की गोलियां खूब खानी थी और सुसाइड करना था। और शूटिंग से पहले उन्होंने सुन लिया था कि बर्गमैन ने कहा है कि स्लीपिंग पिल जो है उसके जगह पर तुम शुगर वो रख लेना। अच्छा ठीक है, रख देना। लेकिन इनको लगा था कि शायद वो नहीं रख रहा है। अच्छा। जब शॉर्ट होने लगा तो वो स्लीपिंग पिल खाने लगी, अब उसका सो गई, लेट गई। और रियल में खा लिया उन्होंने? हाँ, लेकिन उनको ये भीतर था, लेकिन वो शुगर ही था, स्लीपिंग पिल नहीं था। अच्छा, उनके दिमाग में ये था कि ये रियल वाला है? रियल वाला है। अच्छा। ठीक। उसके बाद वो जगती है और कट नहीं हुआ, क्यों देखती कि मैं अभी भी मरी क्यों नहीं हुई, तो शॉर्ट में ऐसे ही था। और फिर भी कट नहीं हुआ, तो घड़ी देखती हैं, फिर भी कट नहीं बोला जा रहा, कान में कट आना है। फिर उन्होंने देखा कि एक टेपेस्ट्री का वो पूरा जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना वॉल पेपर, वो लगा, उसमें वो हाथ फेरने लगती है और सब कुछ। अब भी कट नहीं हो रहा है, वो जो कुछ भी होता चला जा रहा है वो कट नहीं बोल रहा है। और बहुत देर बाद कट बोला और वो स्लीपिंग पिल नहीं था, बाद में पता चला। तो वो जो कट नहीं बोल रहे हैं और जो हो रहा है वो फ्रेशनेस को रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरे टेक की ज़रूरत ही नहीं है। ये डायरेक्टर की स्किल है कि वो आगे भी जो अगर आप कुछ करते, मैं भी करता हूँ हालांकि, कि आपने देखा होगा शॉर्ट के पहले और बाद में ऐसी चीज़ें भी लेके रखते हैं, क्योंकि वो आप अपने से कर रहे हैं, उसके लिए आपने तैयारी नहीं की है, कोई एफर्ट नहीं होगा। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है, औरों को भी लगता होगा, एफर्ट ही हिंड्रेंस होता है। जी बिल्कुल, है ना। तो ली वुडमैन ने ये बताना चाहा कि चूँकि वो एफर्ट नहीं था इसलिए कट नहीं कर रहे थे। यही मैं आपसे भी कहना चाहूँगा। दूसरे तीसरे में क्या होता है कि आर्टिस्ट हमेशा क्रिएट करता है,
आपने कोई पैराग्राफ लिखा, दोबारा लिखेंगे तो उसमें इम्प्रूव करेंगे, हाँ। तीसरे भी इम्प्रूव करेंगे। वो इम्प्रूव ना हो, और इम्प्रूव अपने आप हो जाता ही है क्योंकि आर्टिस्ट हैं, वहाँ से वो मैकेनिकल हो जाता है। मूल बात ये है। नहीं सर, फिर से एक बार इसको बताइए। अब बोले थे पहले व्यावहारिक बातें कर ले राजेश खन्ना और इन लोगों की, फिर धीरे धीरे जाएंगे, है ना। तो ली बुलमैन से बातचीत के बाद वही बात आई कि आपने पहला शॉट लिया, हाँ। पहला शॉट दिया, मैंने एक टेक हुआ, दूसरा टेक होने की बात होगी, एक टेक और दें। डायरेक्टर को नहीं अच्छा लगा होगा, जो भी लगा होगा, या अच्छा लगा है फिर एक और। अब जब दूसरा टेक देने जा रहे हैं तो आपकी माइंड को आदत है कि मैकेनिकल ना हो और बेहतर कुछ करें। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हमको उसी को रिपीट करना है, डिमांड तो यही है। डिमांड वही है। तो जो डिमांड है वो हम करेंगे और कुछ अलग ना हो जाए, ये दोनों के ये कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है आपके लिए, हाँ और वो कन्फ्लिक्ट आपको मैकेनिकल बनाता है। इसकी जब समझ हो जाएगी तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगी उस वक्त जब आप टेक दे रहे हो, आ रहा है समझ में। है ना। तो आप वहाँ पर टेक जब दे रहे होंगे तो ये बात नहीं आएगी, और आप क्या करेंगे, पहला भूल जाएंगे और कोई कोशिश नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि आप दे रहे हैं और फिर दे रहे हैं। पहली बार की याद ही मत रखिए, ये उसके बाद के स्टेप में बता रहा हूँ। पहली बार की याद मत रखिए। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है जो हम बार बार वर्कशॉप में भी कराते हैं एक्टर्स का, कि आप कितना प्रेजेंट में रह रहे हैं। हाँ, ये तो तो पिछले वाले की मेमोरी आज तो आप प्रेजेंट में नहीं है ना। एकदम। तो आपको 24 घंटे एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जब आप ये कहें कि यार तुम थोड़ी देर भी माइंड के बगैर नहीं रह सकते। कुछ सोचने लगे, देखो फिर तुम सोचने लगे हो, तुम थोड़ी देर भी माइंड के बगैर नहीं रह सकते हो। घर में आके ड्रेस चेंज कर रहे हो, फिर कुछ सोचने लगे, फिर थोड़ी देर भी माइंड के बगैर नहीं रह सकते हो। इसको अपने आप को हर वक्त बोलते रहिए। वॉशरूम जा रही हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ी देर तो प्रेजेंट में रहो। हर वक्त तुम थोड़ी देर माइंड के बिना, अच्छा चलो माइंड के बिना हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब आप कहिए माइंड को कि तुम गाड़ी चला के देखो माइंड के बिना, तुम डरो मत। तुम माइंड के बिना खाना खा के देखो, माइंड के बिना शू पहन के देखो, माइंड के बिना कोई भी काम करके देखो। तुम्हें तुम्हारे भीतर ये जो बना हुआ है कि बिना माइंड के कुछ कर ही नहीं सकेंगे, करके देखो। इसमें दो चीज़ होगी, आप बिना माइंड के करने लगेंगे और आई एम द डूअर चला जाएगा। माइंड है तो आई एम द डूअर है ना। जब आपने पहला टेक दिया तो आई एम द डूअर तो है ना, कि मैं इससे बेहतर करूँगा तभी दूसरा टेक दिया जा रहा है। वो जो आई एम द डूअर है, वो जो माइंड है, वो जो ईगो है, वो सत्यानाश करता है। आपकी गलती नहीं होती है वो। तो 7 टेक में जो 7 डिफरेंट हो गया, छठवें में पहले जैसा नहीं हुआ, लेकिन दूसरा। तो होता क्या है कि आप जब दूसरा शॉट देते, तीसरा शॉट देते हैं, तो वहाँ पर दो चीज़ें काम करती हैं। एक तो प्रेजेंट मोमेंट का फोर्स काम करता है, एटमॉस्फेयर में जो भी हो, प्रेजेंट मोमेंट का फोर्स काम करता है कि मैं इसको और बेहतर करूँ। और फिर माइंड की अपनी एक आदत है, वो पिछले को भी याद रखता है और इम्प्रोवाइज भी करना चाह रहे हैं आप हमेशा इम्प्रोवाइज करना चाहेंगे उसमें। ये वो आपके भीतर दोनों चीज़ बनी हुई है, एक पहली वाली भी और ट्रांसेंड करना भी, उससे बेहतर। अब दोनों आ जाने से कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो मैकेनिकल हो जाता है, आपका प्रॉब्लम। हाँ, ये बिल्कुल होता है सर, ऐसे ही होता है, एकदम होता है। अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में ये करें, या तो पहले वाले को भूल जाएं जो आप भूल नहीं सकते, इसे नहीं भूल सकते हैं। लोग स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ पहले वाले से दोबारा करते हैं और दोबारा एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं जो हमने पहले उदाहरण दिया था। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि क्यों ना हम हर बार परफेक्शन का करें, और उसके लिए तभी होगा जब आप माइंड से बाहर आ जाए। माइंड से बाहर आना इस तरह से है कि आपके साथ एक आदत है डेली लाइफ में कि आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की टाइम लाइन में चलते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये है कि अगर 8:17 हो रहे हैं, फिर अगला पल आया और फिर वो पल चला गया 8:17 7 सेकंड से 8 सेकंड, हाँ, है ना। लेकिन आप उसके बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि उसमें तो ट्रैप्ड है आपका। वो माइंड है इसलिए वो टाइम है, ये पहले समझ। अगर माइंड नहीं होता तो वो टाइम लाइन नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ये कैसे जानेंगे? ये ऐसे जानेंगे कि अगर हम जब प्रेजेंट नाउ में रहते हैं, ये प्रेजेंट नाउ वो 18:17 7 सेकंड वाला नाउ नहीं है। भले ही वो उस वक्त है
आप घड़ी अगर देखेंगे 8:17 ठीक, उस मोमेंट पे आप प्रेजेंट मोमेंट पे आ गए। फिर अब आप उस टाइम को मत देखिए कि 8 सेकेंड है, इसको फील करिए। तो सोचने विचारने वाली चीज़ चला गया, आप फील कर रहे हैं, जब आप फील कर रहे हैं ये ठहर गया, वो चलता जा रहा है, वो नदी बहती जा रही है, धारा जा रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये प्रेजेंट हमेशा, शुरू भी नहीं अंत भी नहीं, बिगिनिंग लेसली। तो जब आप यहाँ पर आओ, नो माइंड, वो टाइम की परफेक्शन के साथ, तो जब परफेक्शन के साथ तो आपने पहला बार दिया, उसका टाइम रजिस्टर ही नहीं हुआ आपके लिए। दूसरी बात फिर आप यहाँ से हैं, तो पहली बात है आपके पास सुकून होगा, शांति रहेगी, कंफ्लिक्ट नहीं है, टेंशन नहीं है। इसका नहीं है कि मैकेनिकल नेस आ जाएगा, इसका टेंशन नहीं है कि दूसरी बार पहले से भिन्न न हो जाए, इसका टेंशन रहेगा कि पहली बार में जो गड़बड़ हुआ था उसको इम्प्रूव अगर नहीं कर सके तो क्या होगा। ये सारा चीज़ माइंड रखे, माइंड में एम्बिग्यूटी है, माइंड में भय है, तो वो तो उधर छूट गया ना। आपने इस टाइमलाइन को छोड़ दिया, आपने अपना नया टाइमलाइन क्रिएट किया। नया टाइमलाइन क्रिएट करना ये एक्टर का प्रिपरेशन है भारतीय दृष्टि से। भारतीय दृष्टि में एक्टर का प्रिपरेशन नहीं कि वो कैसे पैर से चलने का प्रयास करे, आवाज़ को करे, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस तो करना है, लेकिन समझना है ये है कि प्रैक्टिस या एफर्ट एक्टर का या आर्टिस्ट का फर्स्ट और अंतिम हिंड्रेंस होता है, कोई भी एफर्ट। लेकिन आप कहेंगे कि ये कैसे होता है कि जो सितार बजाने वाला होता है, जो तबला बजाने वाली होती है, जो गायिका होती है, वो रोज़ रियाज करता है या करती है, तो आर्टिस्ट को करना चाहिए। आप देखिएगा एक्टर को भी रियाज नहीं करता, करना चाहिए, लेकिन किस चीज़ का रियाज करेंगे। आप जो भी चीज़ रिहर्सल में कर रहे हो तो मैकेनिकल नेस आ जाएगा। तो एक्टर का रियाज कैसा होता है ये पहले एक्टर को सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रोज सितार लेके बैठ रहा है, बजा रहा है, व्याकरण को परिष्कृत कर रहा है, गायक गायिका भी, तबला वाला भी, डांस में भी, लेकिन एक्टर का इसे एकदम भिन्न होता है। उसका रियाज ये नहीं होता है कि हम डायलॉग को जो बोल रहे हैं उसी को रोज़ वैसे ही बोलें और आज और बेहतर बोले और प्रभाव के साथ बोले और इमोशन ला के बोले, ये रियाज नहीं होता है। इसका रियाज ये होता है कि पहले माइंड से नो माइंड, इस टाइमलाइन से इस टाइमलाइन में आ जाए, यहाँ से प्रेजेंट है और यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जब इसमें आ जाएंगे तो एक दूसरे प्रकार के आप इंसान हैं। अब आप जो भी कैरेक्टर में आप जाएंगे तो आप उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे नहीं कर रहे होंगे, आपका अवतरण होगा उसमें, आपका अवतार होगा। तो वो जो म्यूज़िक में बोलते हैं, लोग लिखते भी, मैं भी लिखता हूँ कि किशोरी अमोलकर ने राग विभास की अवतारणा की, है ना। ये आप देखिएगा कि राम जो है, राम का अवतार हुआ था, इसका मतलब समझना चाहिए क्या है। वो दशरथ पुत्र थे, फिर भगवान कैसे हो गए, भगवान ने अवतार लिया था राम का। तो अगर भगवान ने अवतार लिया था तो फिर उनके पास ये भेद क्यों था भगवान के पास कि अच्छे लोग और दुष्ट लोग, है ना। वो तारका का वध कर रहे हैं, रावण का कर रहे हैं, तो वो फिजिकल फॉर्म में कर रहे हैं, तो भीतर का भगवान तो क्या हुआ, वो दृष्टि कहाँ गई। जैसे मेरे मन में कौतूहल आता है, हम सब लोग ये पूरी दुनिया में सिखाया जाता है कि ध्यान करो, और देखिए तो शिव ध्यान कर रहे हैं कैलाश में बैठे, वो किसका ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान का ध्यान करना क्या होता है। यानी ध्यान करने का वास्तविक अर्थ वहाँ से मिल सकता है कि किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या माइंड में बहुत सारी चीज़ें उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पर माइंड ही नहीं होगा। तो फिर अगर माइंड नहीं है, नो माइंड है, तो वहाँ पर ध्यान की अवस्था का क्या मतलब होता है। ये एक एक्टर के मन में ऐसा सवाल आना चाहिए, है ना। तो पहले तो एक्टर का ये तैयारी हुई, प्रिपरेशन हुआ कि हम एफर्ट नहीं करेंगे। एफर्ट माइंड की शब्दावली है, नो माइंड की शब्दावली ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, फिर वहीं पर कोई किसी ग्रेस को फील करना, क्योंकि आपने अपनी ओर से जो एफर्ट की वो बस इतना ही किया कि आप उस टाइमलाइन से इस टाइमलाइन में आए। लेकिन यहाँ नहीं, आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, क्योंकि आप कहेंगे अभी तो आप करें एफर्ट करना हिंड्रेंस है, फिर क्या करें। लेकिन जब आप यहाँ आ गए हैं तो यहाँ पर एक कुछ और घटा है, वो ये है कि आपका अब एफर्ट नहीं करना है, किसी और ने आपको टेक ओवर कर दिया है। हाँ,
एक ऐसी एनर्जी ने जो लिमिटेड नहीं है, एक ऐसे फोर्स ने जो लिमिटेड नहीं, जो किसी को दिखाई नहीं देगा, उसने आपको टेक ओवर कर लिया। अब वो करेगा, आई एम द डूअर खत्म हो गया। देखा ना कि आई एम द डूअर खत्म हो गया। अब आई एम द डूअर खत्म हो गया, किसी और ने टेक ओवर करा, वो कर रहा है, आप भी देख रहे हैं। हाँ। तो आप देख रहे हैं और आप लोग समझ रहे हैं आप एक्टर हैं, आप उसके एक्टर को निभा रहे हैं। इस जो कुछ भी होता चला जा रहा है, ऐसे एक्टर की कल्पना हमारे यहाँ की गई है। कहाँ की गई है? नाट्यशास्त्र में। भरत मुनि ने ऐसे ही एक्टर की कल्पना की है। उनके पास फर्स्ट विजन ये था कि एक्टर जो होगा वो ट्रुथ से शुरू होगा, वो उस जगह से शुरू होगा जो शिव है, एक तत्व है, और ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद आएगा कि ब्रह्मा ने क्रिएट किया, तो मैं शिव और ब्रह्मा दोनों को प्रणाम करता हूँ। जब मैं ब्रह्मा के स्टेटस में हूँ तो देख रहा हूँ स्वर्ग में नाटक चल रहा है, और फिर जब मैं भरत मुनि के स्टेटस में आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ फिर मैं यहाँ से देवासुर संग्राम करके आ रहा हूँ। लेकिन वो स्वर्ग में जाकर नहीं देखा, उनका मेंटल स्टेटस है। तो पहले वो मेंटल स्टेटस को ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर वो माइंड से नो माइंड पे आते हैं। नो माइंड स्टेट में वो सबको देखते हैं, फिर माइंड के लेवल पर आकर के दूसरे आत्मीय और दूसरे लोगों को बताते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो सत्य या शिव का चेहरा है वो टू फोल्ड है, एक ट्रांसेंडेंट, एक इमानेंट। ये एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ट्रांसेंडेंट का मतलब आप लगातार उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, यानी पहला टेक जो दिया है उससे अलग, उससे ऊपर, उससे बेहतर, ये हुआ ट्रांसेंड। इमानेंट का मतलब है कि सब चीज़ों में आप दोनों। तो पहले वो ट्रांसेंड लेवल पर भरत मुनि चीज़ों को प्राप्त करते हैं, फिर इमानेंट लेवल पर परा से प्रकृति मिला के सबको बताते हैं नाट्यशास्त्र क्या है, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। लेकिन पहले वहाँ जाना है, यानी पहले आपको टाइमलेस जोन में जाना है, नो माइंड जोन। तो वहाँ पर एक्टर की तैयारी ऐसे है कि पहले वो ट्रांसेंडेंट लेवल पर रहे, इन सब चीज़ों को बियॉन्ड, वहाँ से फिर वो उतर के बोलिए कितना टेक देना है, 17 टेक देंगे, 5 टेक देंगे जो। तो जब वहाँ से वो यहाँ आएगा नो माइंड से माइंड में, अब वो माइंड का यूज़ करें। अब क्या हो रहा है कि वो माइंड का यूज़ कर रहा है, या जिसने उसको टेक ओवर कर लिया है, यानी उसी का ट्रांसेंडेंटल प्लेन वो इसका यूज़ कर रहा है, या वो इस जगह से अब देख रहा है, इसको देख भी रहा है और कर भी रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक जगह होती है जिसको कि हमारे नाट्यशास्त्र में एक्टर के लिए ऐसी रूपरेखा बनाई गई है। इसलिए उसको समझाने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए सात्विक, आंगिक, वाचिक और आहार्य कहा गया है। और उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपके भीतर दो चिड़िया है, एक सब फल खाती है और सिर्फ देखती है। तो पहले आप देखने वाली चिड़िया में चले जाइए, फिर फल खाने वाले में आ जाइए। तो मुझे लगता है कि ये आपने जो प्रश्न किया था कि हम क्या करें, क्योंकि 5 टेक देखने में बोला जा रहा है, और हो रहा है कि 5वें वाला पहली और जैसा नहीं हुआ, आपको पहला वाला भी चाहिए, तो फिर 5वां क्यों चाहिए, क्यों इससे इम्प्रूवमेंट चाहिए। इसका पूरा समाधान नाट्यशास्त्र की ओर से मैं बताने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि सीधे प्रकाश लेना चाहिए डायरेक्ट से। आप एक्टर हैं अनुराग, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, बीच में कोई गौतम चैटर्जी नहीं। क्योंकि क्या है कि जब आप संसार को देखेंगे, नीचे सूरज है, तो आपकी परछाई सामने बनेगी, और फिर आप परछाई को पकड़ने जाएंगे, परछाई आपको ज़्यादा स्पीड में भागेगी, और अंत में आप पकड़ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा जीवन में, हासिल शून्य। सूरज की ओर डायरेक्ट घूम जाइए, भरत मुनि को एक्टर सीधे घूम जाए, तो परछाई पीछे, संसार आपके पीछे, अब वो आपके पीछे भागेगा। तो मेरा इस पूरे कार्यक्रम में ये हुआ, आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं ये बताइए, और डायरेक्ट फेस करिए प्रकाश को, लाइट को, उधर चेहरा सूरज में। सॉल्व तो पूरी तरीके से हो गया है, क्योंकि आपने ही डायरेक्ट घुमा दिया उधर, घूमने की भी ज़रूरत नहीं है। अब कोई दुविधा, कोई उधेड़-बुन नहीं है। जब जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको आपने अच्छे तरीके से समझा। बाहर काम मत करिए, भीतर काम करिए। बाहर टेक देने से पहले भीतर से लाइट टेक है। पूरी कोशिश करूँगा सर आपके इन बातों का पूरा ध्यान देने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट, गुड विशेस फॉर योर न्यू वेंचर। बहुत अच्छा करिए, और पूरे विश्व में प्रतिमान, जब आप स्टार्ट लेके आ रहे हैं लाइट पूरा कॉस्मिक, तो आपका काम पूरे कॉस्मॉस में जाएगा।
नमस्कार सर, मिलते हैं अगले एपिसोड में सर। बहुत बहुत स्वागत।